मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट की बात करें, नाम ही है मेमोरी। मेमोरी मतलब कि सूचनाओं को रखने की बात की जा रही है। तो अगर मेमोरी किसी भी निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, सूचना की बात करेंगे और परिणाम की बात करेंगे, रिजल्ट को एकत्रित यानी कलेक्ट करके रखना ही इस मेमोरी है। यानी किसी चीज को रखना ही कंप्यूटर के टर्म में मेमोरी है या स्मृति है। अगर बात करें तो दो भागों में बांटा जा सकता है, मेमोरी को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका आंतरिक स्मृति या प्राथमिक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, इसे प्राइमरी मेमोरी और इसे वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। दूसरा है आपका बाह्य स्मृति या द्वितीयक स्मृति, एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी नहीं रहे कंप्यूटर बूट ही नहीं करेगा, ऑन ही नहीं होगा, इसलिए इसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। द्वितीय मेमोरी की बात करें यानी एक्सटर्नल मेमोरी की बात करें, जो हम हार्ड डिस्क लगाते हैं या हम फ्लॉपी में या हम कहीं और अन्य जगह अपना डेटा सेव करते हैं, तो उसे सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हम बात करें इंटरनल मेमोरी के बारे में। जैसे हमने बताया, जब हम कंप्यूटर को चालू यानी स्टार्ट करते हैं तो मॉनिटर पर हमें कुछ संदेश मैसेज दिखाई पड़ता है और यह संदेश कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी में एकत्रित होते हैं। यानी जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, बूटिंग की बात करते हैं, तो प्राइमरी मेमोरी में होता है। अतः इस स्मृति मेमोरी को आंतरिक या इंटरनल मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, जैसा हमने देखा कि प्राथमिक मेमोरी ये है। अब इसमें प्राथमिक मेमोरी में क्या क्या और भी है, उनके एग्जाम्पल, उनके नाम हम देखेंगे। तो प्राथमिक मेमोरी में अगर बात करें तो एक है एस रैम। ठीक है, ये एग्जाम में पूछे भी आते हैं। एस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी, केवल हम इसको पढ़ सकते हैं। प्रॉम की बात करें तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रॉम की बात करें तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो अभी इसके बारे में और डिटेल हम बताएंगे। ई प्रॉम की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। सीडी की बात करें तो कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी की बात करें डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। सीपीयू की बात करें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू की बात करें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू की बात करें तो कंट्रोल यूनिट। ये है क्या? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी आपका एक रैम का प्रकार है। इसके कुछ फीचर्स होते हैं। डी रैम की बात करें डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी, तो बता रहे केवल हम इसको पढ़ सकते हैं। प्रॉम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और जो ई प्रॉम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली, मतलब इसको हम इरेज भी कर सकते हैं। और ई का मतलब है कि इलेक्ट्रिकली हम इरेज कर सकते हैं, उसे बोलते हैं ई प्रॉम। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी तो हम लोग सभी लोगों ने देखा होगा। डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, सीडी की अपेक्षा डीवीडी की कैपेसिटी ज्यादा होती है। सीपीयू तो अभी हम लोग पढ़ ही रहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और एएलयू है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कंप्यूटर में कोई भी अर्थमेटिक वर्क होगा तो वो सारा एएलयू में होगा। कोई लॉजिकल काम होगा तो वो सारा का सारा एएलयू में होगा। सीयू कंट्रोल यूनिट, सीयू तो आपका कंट्रोल यूनिट, पूरा कंट्रोलिंग काम जो है आपका सीयू करेगा, कंट्रोल यूनिट का काम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसको हम डायग्राम से समझते हैं कि किस प्रकार ये काम करता है। जैसा हमने आपको देखा कहता है कि मेमोरी को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक इंटरनल यानी प्राइमरी मेमोरी और दूसरा एक्सटर्नल यानी सेकेंडरी मेमोरी। अब हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी में, तो आपका एक रैम होता है और दूसरा आपका रोम होता है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वोलाटाइल मेमोरी होती है। रैम को अगर बात करें तो तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एस रैम, डी रैम और कैसे वैसे आपके कैसे मेमोरी जो है, अगर फास्ट की बात करें तो सबसे फास्ट कैश होती है। ठीक है, तो अगर हम और लेकिन सबसे महंगी भी होती है, कैश मेमोरी काफी महंगी होती है। रोम की बात करें तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामर, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामर मेमोरी, तो ये सब जितनी मेमोरी थे इन्हें इंटरनल या प्राइमरी मेमोरी कहा गया। एक्सटर्नल की बात करें मैग्नेटिक मेमोरी या ऑप्टिकल मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी की बात करें जैसे कि हमारा आपका फ्लॉपी डिस्क हो गया या हार्ड डिस्क हो गया,
और ऑप्टिकल में आपका सीडी हो गया, डीवीडी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे कि प्राइमरी है क्या। तो जैसे हमने बताया कि प्राइमरी मेमोरी के नाम की बात करें तो ये रोम, ठीक है, रोम जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रॉम, ई प्रॉम, ई प्रॉम, ठीक है। तो और रैम की बात करें, ये ए हो गया, बी दूसरा रैम। रैम की बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका डायनेमिक रैम और दूसरा आपका स्टैटिक रैम, ठीक है। और तीसरे प्रकार की मेमोरी की बात करें तो ये कैशे मेमोरी, ठीक है। आगे हम इनके बारे में और डिटेल में देखेंगे, ठीक। मेमोरी का एक सीक्वेंस है, जैसे हमने बताया था ना कि ये मेमोरी महंगी है, सस्ती है, फास्ट है, तो इसी आधार पे एक पिरामिड बनाया गया। उस पिरामिड में दिखाया गया कि देखिए 2 चीजों को दिखाया गया, सबसे तेज प्रति यूनिट सबसे महंगा, यानी तेज भी है और महंगा भी है। तो अगर हम सबसे तेज और प्रति यूनिट सस्ता की बात करें तो हमारी जो सबसे सस्ती मेमोरी होती है, तो हमने जैसे बताया सबसे सस्ती मेमोरी वो आपकी मैग्नेटिक टेप है, सबसे सस्ती मेमोरी है और स्पेस भी आप खूब ले सकते हो। दूसरा है हार्ड डिस्क है, ठीक है। और गति की बात करें, इसमें दोनों चीजें हैं कि आपकी गति मैग्नेटिक टेप की कम है, उससे ऊपर हार्ड डिस्क की गति है। उसके बाद बात करें फ्लैश या यूएसबी की बात करें, उसके ऊपर रैम है और कैश मेमोरी है और सबसे फास्ट आपके रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर की बात करें तो ये आपके माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होते हैं, कैश मेमोरी। तो हमने देखा कि जो सबसे फास्ट है पिरामिड में उनकी संख्या भी कम होती है, वो उनके पास, यानी अगर रजिस्टर की बात करें तो सबसे कम स्पेस रखता है लेकिन सबसे महंगा है और सबसे फास्ट है। कैश मेमोरी की बात करें तो कैश मेमोरी भी रजिस्टर की अपेक्षा ज्यादा स्पेस रखता है और उससे कम सस्ता है। रैम की बात करें तो रैम जो है कैश मेमोरी थोड़ा ज्यादा स्पेस रखता है, थोड़ा उससे कम सस्ता है। और फ्लैश की बात करें तो उससे ज्यादा, मतलब यानी पिरामिड में जो सबसे ऊपर है वो सबसे कम स्पेस रखता है लेकिन उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। और प्राइस की बात करें, कॉस्ट की बात करें तो उसका कॉस्ट भी सबसे ज्यादा है। तो हमने पिरामिड की मदद से इस बात को समझा, यानी सबसे तेज रजिस्टर और सबसे स्लो मैग्नेटिक टेप की मेमोरी है। नेक्स्ट थोड़ा डिटेल में समझते हैं, जानते हैं रोम के बारे में। रोम जैसा का फुल फॉर्म की बात करें तो यह आपका रीड ओनली मेमोरी, केवल पढ़ने के लिए यूज किया जाता है। तो रीड ओनली मेमोरी, रोम एक प्रकार की गैर परिवर्तनशील स्मृति, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। गैर परिवर्तन मतलब इसे हम चेंजेस नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी कंप्यूटर के बंद हो जाने पर भी आंकड़ों सुरक्षित रखता है। जैसे वोलाटाइल मतलब वाष्पित हो जाना, उड़ जाना। जैसे हमने कंप्यूटर बंद किया, वो कंप्यूटर मेमोरी चली गई तो वो कहलाता है वोलाटाइल। जैसे रैम है, कंप्यूटर बंद करेंगे वो मेमोरी चली जाएगी, लेकिन रोम की मेमोरी नहीं जाएगी। रोम को कंप्यूटर निर्माण के समय ही कंप्यूटर में स्थापित एस्टेब्लिश कर दिया, यानी कंप्यूटर के अंदर ही। ये देखिए, अगर आप मदरबोर्ड देखेंगे तो वहां पे मदरबोर्ड में रोम पहले से एस्टेब्लिश कर देते हैं। तो रोम की खास बात यह है कि इसमें एकत्रित कलेक्ट आंकड़ों का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, ये पहले से प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, उसमें फिर हम किसी प्रकार का चेंजेस नहीं कर पाते। आधारभूत इनपुट तंत्र, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या बायोस की बात करते हैं। जब हम कि बायोस है क्या, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, जो कंप्यूटर के ऑन होने पर उसकी सभी इनपुट, यानी जो उसके अंदर इनपुट रहता है उसके बारे में कि क्या इनपुट डिवाइस हमारे लगे हैं, किस प्रकार वो काम कर रहे हैं, उनके बारे में वो बताता है। तो हमने देखा कि डिवाइस का निरीक्षण, इंस्पेक्शन करने एवं उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो आपका बताता है, ठीक है। नियंत्रित कंट्रोल करने का कार्य करता है। अब हम आगे की तरफ देखते हैं। आगे हमने देखा रोम को 3 भागों में डिवाइड किया सकता है। पहला आपका है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी,
ठीक है। दूसरा है EEPROM, इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली, और तीसरा है EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। प्रॉम की बात करें तो प्रॉम का पूरा नाम जैसा मैंने बताया कि प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, और यह एक प्रकार की अस्थाई फिक्स्ड मेमोरी है, और प्रॉम को वन टाइम प्रोग्रामर चिप भी कहते हैं कि एक बार शुरुआत में लिख दिया गया, बार बार इसमें नहीं किया जाएगा। प्रॉम में किसी प्रोग्राम को केवल एक बार स्टोर किया जा सकता है, और लेकिन उसे मिटाया जा सकता है, और ना ही उसे परिवर्तित, ना ही उसको इरेज कर सकते हैं, ना उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। प्रॉम का उपयोग मुख्यतः माइक्रो कंट्रोलर, वीडियो गेम, जैसे आपने देखा बच्चों का वीडियो गेम्स होता है वो उसमें इनबिल्ट हो गया कि भाई वही गेम खेलेंगे, चेंजेबल वाला नहीं है। मेडिकल डिवाइसेस, हाई डेफिनेशन की मल्टीमीडिया इंटरफेस HDMI आदि में किया जाता है। तो ये हमने, ये देखिए प्रोग्रामेबल, इसका एक डायग्राम भी बना है कि किस प्रकार ये प्रॉम होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। परीक्षा में कुछ क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, मिलता जुलता क्वेश्चन, हम उन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन पहला है, इसमें एक क्वेश्चन है इनपुट डिवाइस। अगर इनपुट डिवाइस की हम लोग बात करें, इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, आउटपुट डिवाइस भाग है। किसके भाग है? तो कंप्यूटर संरचना के हैं, कंप्यूटर संरचना के भाग है। प्रोसेसर में जरूरी होता है, प्रोसेसर में क्या जरूरी होता है? ALU, प्राइमरी मेमोरी और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, उसके बाद वह इनपुट डिवाइस जिसका प्रयोग अध्यापक के द्वारा उत्तरमाला आंसर शीट को जांच करने के लिए किया था, OMR शीट होती है जो हमने बताया एग्जाम्स में इसका यूज इस्तेमाल करते हैं। CPU के नाम से भी जाना जाता है, माइक्रो प्रोसेसर को जो है CPU को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, या मस्तिष्क भी कह सकते हैं, मस्तिष्क भी नाम से जाना जा सकता है। ठीक है, आगे है अंकगणिती गणना और तार्किक गणना करता है। हमने बताया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में अंकगणिती यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ALU और CU दोनों इसको इस्तेमाल करता है। आगे बात कर रहे थे इनपुट डिवाइस द्वारा आंकड़ा, डेटा या निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में किया जाता है। क्या करते हैं? उनको इंटर करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अंकगणिती गणना तार्किक गणनाओं काम करता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जहां पे अर्थमेटिक यानी मैथमेटिकल कंप्यूटर जरूरत होती है वहां पर ये होता है, और जहां पे लॉजिकल की बात होती है तो वहां पे दोनों पे जगह पे काम करता है। उसके बाद बात कर रहे थे डैश कार्य कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट उपकरणों को नियंत्रण में करता है। कौन इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल में करता है? तो वो इनपुट और आउटपुट कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट है। उसके बाद बात कर रहे थे कि ठीक है कि कीबोर्ड प्रकार के होते हैं। कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? अगर हम बात करें तो कीबोर्ड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सीरियल और दूसरा होता है पैरेलल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे EEPROM जैसा नाम से बताया इरेजेबल। इरेजेबल का मतलब है कि हम उसे इरेज कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। जैसे कि प्रॉम में था हम इरेज नहीं कर सकते थे, उसे ना हम इरेज कर सकते थे ना हम उसमें किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन कर सकते थे। लेकिन EEPROM में हम इरेज कर सकते हैं। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब हम इसमें इरेज कर सकते हैं। ठीक, तो EEPROM एक गैर परिवर्तनशील नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मतलब अगर कंप्यूटर बंद हो गया तो ये वाष्पित नहीं हो जाएगी, उड़ नहीं जाएगी। ठीक है, EEPROM को पैराबैंगनी EEPROM या अल्ट्रावायलेट EEPROM भी कहते हैं। EEPROM में आंकड़ों या डेटा को मिटाया इरेज जा सकता है, अथवा इसे फिर से लिखा जा सकता है। जब वही डेटा मिटा दिया गया तो फिर से बिल्कुल भी लिख सकते हैं। EEPROM में आंकड़ों को पैराबैंगनी प्रकाश या अल्ट्रावायलेट लाइट द्वारा मिटाया जाता है। किसके द्वारा मिटाया जाता है? अल्ट्रावायलेट लाइट के द्वारा मिटाया जाता है। EEPROM में से आंकड़ों डेटा को मिटाने, इरेज और दोबारा रीप्रोग्राम करने के लिए एक विशेष युक्ति वन स्पेशल डिवाइस की जरूरत होती है, जिसे हम प्रॉम प्रोग्रामर
या प्रॉम बर्नर कहते हैं। मतलब हम एक बार इरेज करके फिर से लिखेंगे तो इसके लिए जो उसमें डिवाइस यूज होती है उस डिवाइस को हम कह सकते हैं कि उस डिवाइस को हम कह सकते हैं प्रॉम प्रोग्रामर या प्रॉम बर्नर, जिसकी मदद से हम उसमें बर्न कर सकते हैं। जैसे सीडी, हम लोग सीडी पर राइट करते थे तो उसके लिए हम लोग टर्मिनोलॉजी करते थे सीडी बर्न करना। एक बर्नर सॉफ्टवेयर आता था, उसकी मदद से हम सीडी पर राइट करते थे, अभी भी आता है। तो EEPROM में प्रोग्रामिंग प्रक्रिया को बर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं? EEPROM में प्रोग्रामिंग प्रक्रिया को बर्निंग कहते हैं। जिन्हें अगर सीडी में हम लोग राइट करते थे तो हम लोग बोलते थे सीडी में बर्न करो, ये डेटा को उसमें इनपुट करो। नेक्स्ट देखते हैं EEPROM। तो EEPROM मतलब क्या है? ये आपका है, इसको में इरेज किया जाएगा नहीं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। मतलब EEPROM एक प्रकार का अस्थाई फिक्स्ड मेमोरी है। ये भी अस्थाई है, मतलब ये भी अगर कंप्यूटर बंद हो गया तो वाष्पित नहीं हो जाएगा, उड़ नहीं जाएगा। यह एक गैर परिवर्तनशील स्मृति चिप, नॉन वोलेटाइल मेमोरी चिप है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में निम्न मात्रा में आंकड़ों डेटा का भंडारण स्टोरेज करने के लिए किया जाता है। EEPROM स्टोरेज किए गए प्रोग्राम को मिटाने या इरेज अथवा संशोधित मॉडिफाई करने के लिए अन्य युक्ति डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती। मतलब कोई इसको इरेज करने के लिए किसी हमें अलग डिवाइस की जरूरत नहीं होगी। EEPROM को फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः अनुसंधान में किया जाता है। तो जैसा हमने देखा कि फ्लैश मेमोरी एक पोर्टेबल सेमीकंडक्टर मेमोरी है। पोर्टेबल मतलब कि आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर दिया सकता है, ठीक है, जिसमें रैम और रोम दोनों की विशेषताएं उपस्थित होती है। रैम की भी विशेषता उपस्थित रहती है और रोम की भी विशेषता उपस्थित रहती है। अब हम बात करते हैं रैम की। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और रैम कंप्यूटर की मुख्य स्मृति होती है। जैसा हमने बताया कि भाई कंप्यूटर में अगर रैम नहीं लगा रहेगा तो कंप्यूटर आपका ऑन भी नहीं होगा, ठीक है। तो रैम एक प्रकार की परिवर्तनशील वोलाटाइल मेमोरी होती है। परिवर्तनशील वोलाटाइल मेमोरी मतलब अगर कंप्यूटर आपने लाइट बंद कर दिया, कंप्यूटर बंद हो गया, तो रैम में जितनी चीजें वो सब चला जाएगा, ठीक है। आंकड़े कंप्यूटर या पीसी बंद होने के बाद समाप्त हो जाता है। जब किसी कंप्यूटर, लैपटॉप या मल्टीमीडिया मोबाइल आदि की स्मृति मेमोरी की बात होती है तो सामान्यतः उसका तात्पर्य रैम से होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो रैम कंप्यूटर की आधार यानी बेसिक मेमोरी भी कहलाती है। रैम में उपस्थित डेटा को हार्ड डिस्क कॉपी करने की प्रक्रिया को सेविंग कहते हैं। मतलब हमने कोई काम किया वो रैम में है, जब हम चाहते हैं कि परमानेंट हो जाए तो हमें सेव करना होगा। रैम की अगर बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है डायनेमिक और दूसरा होता है स्टैटिक, ठीक है। नेक्स्ट, अब एग्जाम में कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उस पर बात करेंगे। तो अभी जैसे हमने पढ़ा कंप्यूटर की मुख्य स्मृति को का अन्य नाम क्या है, हम जानते हैं प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। आगे है वह स्मृति मेमोरी जिसका एक्सेस टाइम सबसे निम्न होता है। निम्न एक्सेस टाइम मतलब कि निम्न मतलब बहुत जल्दी वो आ जाता है, कम टाइम में, ठीक है। तो वो आपका होता है कैश मेमोरी। हार्ड डिस्क के आंतरिक ट्रैक का घनत्व सबसे बाहरी ट्रैक के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक। फाइलों और फोल्डर को कंप्यूटर हार्ड डिस्क पर संरचना के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। ट्री, ये ट्री रूप में होता है कि पहले ये फोल्डर है, फिर इसके अंदर है, फिर इसके अंदर है। इस तरह से जो उसके अंदर स्टोर होता है उसको हम बोलते हैं ट्री फॉर्मेट, ठीक है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में तकनीकी का प्रयोग करते हैं तो वो है लेजर है। कॉम्पैक्ट डिस्क या सीडी का आकार होता है गोल। अगर हमने कॉम्पैक्ट डिस्क देखा होगा तो कॉम्पैक्ट डिस्क गोल होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में आंकड़ा डेटा भंडारण की पद्धति होती है तो वो किसके द्वारा की जाती है, प्रकाशीय यानी ऑप्टिक्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो हमने देखा, उसके बाद रहता है कॉम्पैक्ट डिस्क में ये हो गया 3.5 या 3.25 इंच की फ्लॉपी ड्राइव होती है। क्या है ये, स्टोरेज डिवाइस है, स्टोर करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है, अब बात कर रहे थे कि रैम बताया था 2 प्रकार का होता है, ठीक है, स्टैटिक और डायनेमिक। तो उसी चीज को अब देखें यहाँ पे और इस विस्तार से बताया जा रहा है कि डायनेमिक रैम क्या होता है, स्टैटिक रैम क्या है। डायनेमिक रैम का अर्थ है गतिशील। भाई डायनेमिक का मतलब गतिशील होता है, सभी लोग जानते हैं। डायनेमिक रैम में यदि 20 आंकड़ों एकत्र कर दिया जाए, ठीक है, और फिर उनमें से 20 के 2 आंकड़ों को मिटा दिया जाए, मतलब 20 को रखा फिर 2 को मिटा दिया जाए, तो उसके बाद वाले सभी आंकड़े 20 के रिक्त स्थानों को स्वतः चले जाते हैं और 20 के खाली स्थान का उपयोग हो जाता है। मतलब वो डायनेमिकली है। यानी अगर 20 आपने डेटा रखे, ठीक है, 20 डेटा रखे और मान लिया 20 में से 2 को डिलीट कर दिया, तो फिर ये जो 20 का स्पेस है वो स्वयं चला जाएगा, ठीक है, और उस स्थान का प्रयोग हो जाएगा। इसे बोलते हैं डायनेमिक रैम। बात समझ में आई? यानी अगर डायनेमिक रैम मतलब कि अब क्रियाशील रैम है, यानी अगर डेटा अगर 20 से गायब हुआ तो वो अपने आप उसको एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, स्टैटिक रैम की बात करें। स्टैटिक मतलब स्थिति। अब स्टैटिक रैम की बात करें तो इसमें डेटा जो है स्थिर रहता है। स्थिति रैम में यदि आंकड़े एकत्रित कर दिए जाए और फिर उनमें बीच के 2 आंकड़ों को मिटा दिया जाए तो उन आंकड़ों के बीच में स्थान में कोई आंकड़ा खिसक कर नहीं आता। वह खाली स्थान पर तब तक प्रयोग नहीं किया जा सकता जब तक कि पूरी स्मृति मेमोरी को वाश करके नए सिरे से न किया जाए। जैसे कि हमने बताया कि ये भाई डेटा आपका है, तो अगर बीच में कोई डेटा हमने हटाया तो ये स्पेस बना रहेगा। ये स्पेस ये नहीं कि वो एडजस्ट होके और फिर ये इसके पास पहुंच जाए, वो स्पेस यहाँ पे खाली रहेगा जब तक कि हम पूरा उसको वॉश आउट करके फिर से न हो। स्थिति रैम तेज, लेकिन ये तेज काम करती है और अत्यधिक ऊर्जा का प्रयोग करती है। भाई जब तेज काम करेगी तो ऊर्जा का प्रयोग अधिक करेगी ही, और महंगी भी होती है, ठीक है। फास्ट है, तेज काम करती है और महंगी भी है, मतलब कॉस्टली है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी या स्मृति या मुख्य स्मृति मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच का भाग होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कैश मेमोरी का कार्य मुख्य मेमोरी यानी रैम तथा प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करना होता है। इसका उपयोग अस्थायी भंडारण के रूप में किया जाता है। कैश मेमोरी रिफ्रेश की स्थिति लोकेलिटी या रेफरेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है और कैश मेमोरी प्रोसेसर और रैम के मध्य पुल ब्रिज का कार्य करती है। मतलब जैसे रैम से कोई डेटा गया, यानी आपने प्रोसेसर में कोई इंस्ट्रक्शन दिया तो वो तब तक उसके अंदर स्टोर रहेगा जब तक कि हम उसको हटाएंगे नहीं, ठीक है। स्टैटिक रैम की यहाँ पर थोड़ी और बता दिया गया। कैश मेमोरी का उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले आंकड़ों निर्देश को इंस्ट्रक्शन एकत्रित करना, जहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। सीपीयू है, कैश मेमोरी है, प्राइमरी सेकेंडरी। तो यानी कैश मेमोरी को यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कैश मेमोरी एक तरह से रैम और सीपीयू के बीच मीडिएटर की भूमिका अदा कर रही है। और यहाँ पर अगर देखें, रैम आपका सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी के बीच में इंटरमीडिएटर का काम कर रहा है। तो कैश मेमोरी का उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले आंकड़ों या निर्देश इंस्ट्रक्शन को एकत्रित करने में किया था। कैश मेमोरी एक विशेष प्रकार की तीव्र गति की स्मृति मेमोरी है जो कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को बढ़ा देती है, और कैश मेमोरी सीपीयू को तेज गति से आंकड़ा डेटा को उपलब्ध करा देती है एवं सीपीयू से प्रोसेसर आंकड़ा तेजी के साथ प्राप्त होता है रिसीव, जिससे पूरे कंप्यूटर की अतिरिक्त समय बच जाता है। यानी अगर हम समझना चाहें तो कुछ इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे कि अगर आपको सीपीयू के पास कुछ चीज जाना है तो उसने क्या किया, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन कैश मेमोरी के पास आ गया। अब कैश से सीपीयू के पास जाना है, अब रैम को कोई दूसरा काम करना है तो तब तक ये इंस्ट्रक्शन इसके अंदर पड़ा रहेगा। इससे कंप्यूटर काम करने में सहूलियत होगी, कंप्यूटर तेज गति से अपना काम कर पाएगा। अब बात कर रहे हैं बाह मतलब बाहरी, एक्सटर्नल की बात करें। इसको हमने देखा कि द्वितीयक मेमोरी भी, सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। अब इसका प्रयोग बड़ी मात्रा में, जैसे कि अब अभी रैम हुआ, रोम हुआ, ये सब कम स्पेस इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अगर हम सेकेंडरी की बात करें, यहाँ हम ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं और ये अस्थाई आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए किया जाता है।
आवश्यकता पड़ने पर अधिक आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए प्राथमिक मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी में डेटा है से द्वितीय मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में स्थानांतरण या ट्रांसफर करते हैं। मतलब हमने काम तो कर लिया, अब काम को हमें परमानेंट रखना है तो हम रैम में तो रख नहीं सकते, तब हम उसे सेकेंडरी मेमोरी स्टोर करते हैं। द्वितीयक स्मृति का अधिकतर उपयोग आंकड़ा बैकअप के लिए किया था, यानी अगर हमें डेटा फिर पुनः चाहिए होता है तो हम लोग उसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर देते हैं, जिससे हमें दोबारा आंकड़ा मिल पाता है। इससे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इंडेक्स होल किससे संबंधित है। तो अगर हम फ्लॉपी देखेंगे, फ्लॉपी अगर आपने देखा होगा तो उसमें इंडेक्स होल होता है, तो हम बता सकते हैं फ्लॉपी डिस्क से। फिर बात करते हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है, ठीक है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। डीवीडी की बात करें तो डीवीडी की बात करते हैं, यहां पे रैम बता रहे हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आगे हम लोग बात करते हैं ब्लू रे की। तो ब्लू रे क्या है, एक प्रकार का डेटा संग्रह प्रणाली है। आगे बात करें कंप्यूटर में प्रणाली में सीडी रोम द्वारा प्रदर्शित किया था, ये ऑप्टिकल डिस्क की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर में लगे अन्य उपकरण अथवा प्रिंटर द्वारा उत्पन्न ध्वनि कहलाती है, तो इसको बोलते हैं व्हाइट नोरस। ठीक, आगे बात करते हैं प्रदर्शन कार्ड या वीजीए, वीडियो ग्राफिक्स एरे या इनहैंस ग्राफिक्स एडाप्टर हैं। ठीक है, तो ये है प्रदर्शन कार्ड है, उनका नाम है। अस्थायी मेमोरी है, बिल्कुल सही, रैम। रैम आपकी अस्थायी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। परिवर्तित डेटा को संचित स्टोर करने में उपयोग किया जाता है। ईप्रोम की बात करते हैं, इरेजेबल प्रोग्राम में रीड ओनली मेमोरी की बात करते हैं। जब प्रोसेसर, जैसे हम बात कर रहे थे कि जब प्रोसेसर प्रोग्राम अथवा आंकड़ों को प्रयोग कर रहा होता है तब उसे रखा जाता है। भाई जब हम काम कर रहे होते हैं तो उसको कहां रखा जाता है, रैम में रखा जाता है, बिल्कुल सही। अब आगे हम बात करते हैं कि माउस क्या है। माउस वह सीढ़ी है जो माउस मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करते हैं। तो वो कौन से माउस होते हैं, ऑप्टिकल माउस। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर में डिस्क डाली जाती है, कहां डाली जाती है, डिस्क ड्राइव में। कंप्यूटर के अंदर डिस्क ड्राइव होती है, उसी के अंदर डिस्क डाला जाता है। फ्लॉपी डिस्क पर आंकड़ा डेटा नामक रिंग्स में रिकॉर्ड किया था, राउंडर्स, उसमें राउंडर्स होते हैं, उसी के अंदर करते हैं। बात करें सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, इंस्टॉलेशन। जैसे कि हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दो, यानी अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर, हमें वर्ड चाहिए या एक्सेल चाहिए तो हम लोग कहते हैं हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दो। इंस्टॉल करने का मतलब उस प्रोग्राम को कंप्यूटर के अंदर डाल दीजिए। आगे बात करते हैं उपयोगकर्ता यूजर द्वारा आंकड़ों डेटा को एक से अधिक बार एकत्रित कलेक्ट करने की क्षमता को कहते हैं CDRW, रीड राइट, यानी उसमें लिखा फिर से मिटाया, फिर लिखा फिर से मिटाया, तो बोलते हैं CDRW। कंप्यूटर का वह भाग जो सूचना को संग्रहित करने में सहायक होता है उसे बोलते हैं डिस्क ड्राइव। ठीक, क्या बोलते हैं उसे, डिस्क ड्राइव बोलते हैं। आगे अस्थायी स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में आपने कोई चीज स्टोर कर दिया तो वो आपका अस्थायी रहेगा, ऐसा नहीं कि उसको बार बार आपको डिलीट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अब आपको आ रहा है भंडारण युक्ति। स्टोरेज डिवाइस को द्वितीयक स्मृति के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है कि चूंकि पहली प्राइमरी प्राथमिक तो रैम होता है, दूसरा आपका जो है सेकेंडरी स्टोरेज है, उसको द्वितीयक सेकेंडरी के नाम से जाना जाता है। स्टोरेज डिवाइस में हम भविष्य में प्रयोग किए जाने वाले आंकड़े, निर्देशों और सूचनाओं को रख सकते हैं कि भाई हम फ्यूचर में जो हमें चाहिए होता है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। अब हम एक्सटर्नल मेमोरी कुछ बात करते हैं। कुछ एक्सटर्नल मेमोरी हैं, जैसे हार्ड डिस्क बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है, CD रोम ये भी यूज किया जाता है, CDRW CD रीड राइट, मतलब इसे एक बार लिखेंगे रीड करेंगे फिर राइट भी कर सकते हैं। पेन ड्राइव तो आज इस्तेमाल होने वाला सबसे पॉपुलर सेकेंडरी स्टोरेज है। आज हर व्यक्ति सब पेन ड्राइव लेकर घूमता है, क्यों, डेटा चाहिए तुरंत प्लग किया तुरंत प्ले हुआ। मैग्नेटिक टेप ये शुरुआत में इस्तेमाल किया जाता था, अब इनकी यूजेस कम हो गई। फ्लॉपी डिस्क ये भी हैं लेकिन अब न के बराबर है। DVD ये भी इस्तेमाल किया जाता है लेकिन उतना पॉपुलर अब ये नहीं रहा। फ्लैश मेमोरी यूज होता है, स्मार्ट कार्ड ये भी यूज होते हैं। क्लाउड स्टोरेज
आज नेट पे जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं उसे क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं, और नेटवर्क अटैच स्टोरेज। तो क्लाउड कंप्यूटर जैसे ना कि नेटवर्क पे, आज हम जैसे कि अगर गूगल की बात करें तो गूगल ड्राइव पे स्टोर कर लेते हैं, तो उसी प्रकार क्लाउड स्टोरेज आजकल लोग सर्वर बनाने के लिए या सिंपल के लिए क्लाउड पर अपना डेटा रख रहे हैं। नेटवर्क अटैच स्टोरेज मतलब जैसे कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क पर है, तो नेटवर्क पर है तो हम उसे अटैच कर सकते हैं। अब हार्ड डिस्क की बात करते हैं। हार्ड डिस्क को देख रहे हैं कि हार्ड डिस्क किस प्रकार है। हार्ड डिस्क की अगर हम जैसे बात करें, हार्ड डिस्क हमारी कंप्यूटर में यूज होने वाली सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइव है। हार्ड डिस्क एक प्रकार की भंडारण स्टोरेज डिवाइस है जो वृत्तानुकार, अगर प्लेट की बात करें, देखिए ये देखिए सर्किल की बात करें, हार्ड डिस्क ड्राइव या हार्ड डिस्क डिस्क ड्राइव भी कहते हैं। हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क आंकड़ा या इंस्ट्रक्शन और सूचना को एकत्रित करने के लिए चुंबकीय कण यानी मैग्नेटिक पार्टिकल्स का उपयोग करता है। ठीक है। हार्ड डिस्क की क्षमता अब तो 160 से ज़्यादा भी आ रही है, तो 10, 20, 40, 80, 160, अब तो 500 GB की भी हार्ड डिस्क या उससे ऊपर की भी हार्ड डिस्क आ रही है, बाजारों में उपलब्ध है। अधिकांश कंप्यूटर और नोटबुक में कम से कम एक हार्ड डिस्क का प्रयोग जरूर किया जाता है। ये कंप्यूटर के अंदर अगर बात करें, चाहे डेस्कटॉप की बात करें चाहे लैपटॉप की बात करें, उसमें आपका हार्ड डिस्क आज वो रहता ही रहता है। सीडी रोम की बात करते हैं तो सीडी रोम एक प्रकार का भंडारण युक्ति यानी स्टोरेज डिवाइस है, और इसका पूरा नाम, अगर पूरा नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या नाम है इसका? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम को ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्टिकल डिस्क पर के ऊपरी आंकड़ों को अस्थायी रूप से अंकित किया जाता है। ये देखिए आप डायग्राम, ये हमारा सीडी रोम आपने जरूर देखा होगा, बड़ा ही कॉमन है, ऐसा नहीं है कि और अब उतना पॉपुलर जरूर नहीं है, लेकिन फिर भी अमूमन आप इसको देख सकते हैं। सीडी रोम को वार्म डिस्क भी कहा था। वार्म का मतलब राइट वंस एंड रीड मेनी, एक बार लिखिए और बार बार पढ़िए। ठीक है। और सीडी ड्राइव तो सीडी रोम में आंकड़ों को डालने के लिए सीडी राइटर, यानी अगर आपको सीडी के अंदर डालना हो तो सीडी राइटर की जरूरत होगी। ठीक है। सीडी रोम का विकास 1982 यानी किस सन की अगर हम बात करें तो ईयर आपको याद रखना चाहिए, 1982 में जापान की कंपनी डेनन ने किया था, परंतु उसका प्रथम उपयोग 1990 में 99 मतलब 8 साल बाद इसका इस्तेमाल हुआ। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर तथा डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर में इसका इस्तेमाल किया गया। अब एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में होता है। ठीक है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है। ठीक है। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही होती है, अधिकांश होती है। ठीक है। सीपीयू है, सीपीयू क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? सीपीयू। अगर कंप्यूटर में सीपीयू ना हो तो बेकार कंप्यूटर। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसेस में डैश क्या है? सीपीयू। सीपीयू को मुख्यतः कितने भागों में डिवाइड किया सकता है? तो 3 भागों में देखा। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एमई मतलब मेमोरी यूनिट। ठीक है। सीपीयू में आंतरिक स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज के लिए होता है। ठीक है। रजिस्टर, अगर जो भी हम कमांड्स देते हैं, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो रजिस्टर में स्टोर होता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ठीक है। इनपुट है उसको आउटपुट में, तो वो कौन करेगा? वो सीपीयू करेगा। सीपीयू ही प्रोसेस करके करता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर कार्य करने की गति को मापते हैं। मेगाहर्ट्ज है, गीगाहर्ट्ज है। ठीक है। लेकिन कॉमनली मेगाहर्ट्ज है। सीपीयू गति को मापा जाता है हर्ट्ज, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड और एमफ्लॉप्स के द्वारा। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने का कार्य होता है सीपीयू चिप में होता है। और कैश में से वर्ड को हटाते ही मुख्य स्मृति को अद्यतन यानी अपडेट करने की विधि को क्या कहते हैं? राइट बैक कहते हैं। कैश मेमोरी कार्य करता है किसमें? सीपीयू और रैम के मध्य कार्य करता है। फ्लैश ड्राइव है। फ्लैश ड्राइव आपका क्या है? EEPROM, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली
मेमोरी, ये आपका है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि ये हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ, हमने सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। CDRW, ये CDRW क्या होता है? जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क और RW मतलब रीराइटेबल, ऐसा कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम रीराइट कर सकें, उसको इरेज कर सकें, उसको डिलीट कर सकें। तो CDRW को इरेजेबल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इरेजेबल डिस्क। इरेजेबल मतलब जिसको हम इरेज कर सकते हैं। इसमें एकत्रित आंकड़े यानी स्टोर डेटा को मिटाया या परिवर्तित किया सकता है, यानी कोई डेटा स्टोर है उसको डिलीट भी कर सकते हैं और उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। CDRW पर लिखने के लिए आपके पास CDRW सॉफ्टवेयर और CDRW ड्राइव अवश्य होनी चाहिए। यानी अगर आपको CD पर राइट करना है तो राइटर होना चाहिए और उसका सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, पेन ड्राइव। हम सभी लोग जानते हैं आज मैक्सिमम लोग डेटा स्टोर करने के लिए पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। डायग्राम भी बना है, आप देख रहे हैं। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव एक प्रकार का भंडारण युक्त यानी स्टोरेज डिवाइस है और बहुत ही पॉपुलर डिवाइस है। कारण क्या है पॉपुलर होने का? कि प्लग एंड प्ले है, इसको लगाइए और तुरंत स्टोर कर लीजिए। तो जिसे फ्लैश के नाम से भी जाना जाता है। इसे कंप्यूटर के USB पोर्ट से जोड़ा जा सकता है। जैसे मैंने बताया हर कंप्यूटर में ऐसा लगभग सारे कंप्यूटर आते हैं उसमें USB पोर्ट होते हैं। USB पोर्ट में पेन ड्राइव के द्वारा उपयोगकर्ता दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट्स को, संगीत को, वीडियो को एवं नोट्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर आसानी से स्थानांतरित कर सकता है। यानी एक कंप्यूटर से डेटा आपको कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर पर ले जाना है तो हम पेन ड्राइव की मदद से आसानी से कर सकते हैं। यह बहुत ही छोटी होती है, देखने में देखिए आप दिख रहा है पेन ड्राइव छोटी होती है। पेन ड्राइव EEPROM यानी इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोम का एक उदाहरण है। यानी अगर इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल की बात करें तो EEPROM हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने पेन ड्राइव के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, चुंबकीय मैग्नेटिक टेप। ये हम डायग्राम देख रहे हैं, चुंबकीय मैग्नेटिक टेप। आंकड़ों या डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए हम एक युक्ति यानी डिवाइस में चुंबकीय टेप का नाम प्रमुखता से आता है। ये शुरुआत में बहुत यूज किया जाता है। इसमें आधा इंच चौड़ी प्लास्टिक की बिना जोड़ वाली लंबी पट्टी होती है जिसपे पैरोमैग्नेटिक पदार्थ या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की परत चढ़ाई जाती है, कोट की जाती है। इस पट्टी को हम टेप कहते हैं। क्या कहते हैं इस पट्टी को? इस पट्टी को हम टेप कहते हैं। और टेप की लंबाई लेंथ अलग अलग होती है, प्रायः 400, 800, ठीक है, या 1200, 2400 फीट लंबाई वाले चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक टेप उपलब्ध हैं। हम लोग गानों वीडियो की रिकॉर्डिंग को देखने के लिए जिस कैसेट का उपयोग करते हैं वह चुंबकीय टेप यानी मैग्नेटिक टेप के सिद्धांत प्रिंसिपल पर कार्य करती है। यह द्वितीयक भंडारण यानी सेकेंडरी स्टोरेज का सबसे पुराना प्रारूप है। जैसा मैंने आपको बताया कि अब ये बहुत ही कम यूज होती है, ये शुरुआत में यूज किया जाता था। चुंबकीय टेप यानी मैग्नेटिक टेप आंकड़ों, डेटा अथवा दस्तावेज को क्रमिक सिक्वेंशियल रूप से स्टोर करता है। अगर कंप्यूटर की बात करें तो दो प्रकार के सीक्वेंस, एक होता है सिक्वेंशियल, एक होता है रैंडम। जैसे कि हम पेन ड्राइव में या अपने हार्ड डिस्क में किसी डेटा को रैंडमली भी एक्सेस कर लेते हैं और सीक्वेंसली भी कर लेते हैं। लेकिन इसमें अगर आपको करना होगा तो आपको सीक्वेंस ही चलना होगा। यानी अगर आप कहीं से कहीं डायरेक्ट नहीं जा सकते, इसमें रैंडम आप यूज नहीं कर सकते, इसमें सीक्वेंस से ही आपको जाना होगा। जैसे कि आपने देखा होगा पुराने टेप रिकॉर्डर में हमें फॉरवर्ड करना पड़ता था, वो फॉरवर्ड होगा तभी नेक्स्ट पे आप जा पाओगे, आप ऐसे जंप नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है डीवीडी। डीवीडी भी अब उतना पॉपुलर नहीं रहा लेकिन इसके बारे में जानना जरूरी है, जानकारी हम लोग रखते हैं। डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क ही बोलते हैं इसे।
डीवीडी एक प्रकार की भंडारण युक्त स्टोरेज डिवाइस है और डीवीडी का सामान्यतः उपयोग चलचित्र, वीडियो, गाना, शादी रिकॉर्डिंग आदि में किया जाता है। डीवीडी डिस्क का आकार साइज में गोलाकार होता है। ये पिक्चर आप देख ही रहे हो कि डीवीडी देखने में कैसा होता है। नेक्स्ट देखते हैं डीवीडी के बाद फ्लॉपी डिस्क। ये भी काफी पुराना हो गया है, अब ये इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो फ्लॉपी डिस्क की बात करें तो फ्लॉपी डिस्क क्या है? फ्लॉपी डिस्क एक छोटी लचीली फ्लेक्सिबल डिस्क है। आपको डायग्राम में दिख रहा है, फ्लेक्सिबल डिस्क है। और अब नहीं, ये सन मैं बताऊं 2001-2 के तहत तब उससे काफ़ी इस्तेमाल होता था, लेकिन अब तो पेन ड्राइव की बात है। तो फ्लॉपी की हम बात करें तो फ्लेक्सिबल होती है, और डेटा स्टोरेज की बात करें, कैपेसिटी की बात करें तो बहुत अधिक नहीं होता, ज़्यादा इसके अंदर स्पेस नहीं होता, ठीक है। और यह प्लास्टिक डिस्क की एक लचीली फ्लेक्सिबल प्लास्टिक है, ये आप देख रहे हैं, ये प्लास्टिक का बना हुआ है और इसके ऊपर चुंबकीय ऑक्साइड की परत लेयर होती है। फ्लॉपी डिस्क का एक रीड राइट हेड होता है, ये देखिए यहाँ आप देख रहे हैं ये, तो यहाँ पे एक रीड राइट हेड होता है जो फ्लॉपी की सतह सीक्वेंस सरफेस को स्पर्श करके आंकड़ों को लिखता और पढ़ता है। और एग्जाम में कई बार पूछा था फ्लॉपी के प्रकार, कई बार पूछा गया है। तो फ्लॉपी दो प्रकार की होती है, एक 3.5 इंच की होती है और एक 5.25 इंच की होती है, ठीक। तो फ्लॉपी के आंकड़ों का रख रखाव उचित ढंग से न होने पर इसमें स्टोर डेटा क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्लॉपी के साथ कि ये रिलायबल नहीं है। इस पर डेटा अभी आपने स्टोर किया, थोड़ी देर बाद देखा तो डेटा करप्ट हो चुका हो, तो ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है और ये बहुत दिनों तक मार्केट में नहीं चली थी। नेक्स्ट फ्लॉपी के बाद हम देखते हैं फ्लैश स्मृति। फ्लैश स्मृति क्या है? फ्लैश स्मृति एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, ये कॉमन बात कर रहे हैं कि फ्लैश ये भी स्टोरेज डिवाइस है। फ्लैश स्मृति को फ्लैश रैम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैश रैम भी कहा जाता है। फ्लैश स्मृति को मिटाकर दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। फ्लैश स्मृति का सामान्य उपयोग कंप्यूटर के रोम में व्यवस्था भंडारित करना है, यानी अगर फ्लैश की बात करें तो रोम में भंडारण करना है, यानी स्टोरेज करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्मार्ट कार्ड। नाम है स्मार्ट, काम भी स्मार्ट है। स्मार्ट कार्ड प्लास्टिक का बना कार्ड होता है, ठीक है, और माइक्रोचिप लगी इस कार्ड में सूचना इंफॉर्मेशन का भंडारण होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। स्मार्ट कार्ड चुंबकीय पट्टी कार्ड या मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड से बना होता है और ये दो प्रकार के होते हैं। स्मार्ट कार्ड की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्मार्ट कार्ड के अंदर एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर, एम्बेडेड मतलब उसके अंदर धंसा होना, स्टोर होना, माइक्रो प्रोसेसर होता है एक। दूसरा मैग्नेटिक स्ट्रिप टेक्नोलॉजी की तुलना कंपेयर में स्मार्ट कार्ड पर माइक्रो प्रोसेसर अतिरिक्त एडिशनल सुरक्षा सेफ्टी प्रदान करता है। इसके अंदर अगर सेफ्टी की बात करें तो ये ज्यादा सिक्योर होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्मार्ट कार्ड दो प्रकार के होते हैं, जैसा मैंने अभी बताया था। स्मृति युक्त स्मार्ट डंप कार्ड, जिसमें उसके अंदर स्मृति रहेगी। दूसरा स्मृति सह माइक्रो प्रोसेसर युक्त, यानी उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर भी रहेंगे। स्मार्ट कार्ड दो प्रकार के, तो हम पहले की बात कर रहे थे जिसमें डंप कार्ड रहेगा। सिर्फ स्मृति मेमोरी वाले स्मार्ट डंप कार्ड का उपयोग सूचना या इंफॉर्मेशन के भंडारण स्टोरेज में किया जाता है। और स्मृति सह माइक्रो प्रोसेसर युक्त की बात करें तो स्मृति मेमोरी के साथ माइक्रो प्रोसेसर युक्त स्मार्ट कार्ड को कार्ड रीडर में जोड़ा जाता है। इसको कार्ड रीडर में जुड़ा सकता है, जिसे हम कार्ड की सूचना और इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर सुधार या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। मतलब उसमें कोई कमी है तो उसको बदलना चाहें तो हम उसको बदल भी सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्लाउड भंडारण। ये समझे लेटेस्ट है, इस समय क्लाउड का ही जमाना है। क्लाउड यानी इंटरनेट पे, यानी हम अपना, जैसे कि आप सभी लोग यूज करते होंगे गूगल ड्राइव पे अपना डेटा रखते हो, तो सेम उसी प्रकार का ये है क्लाउड स्टोरेज। आज सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो क्लाउड की बात करें तो क्लाउड कंप्यूटर एक प्रकार का इंटरनेट सेवा सर्विस है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता यानी यूजर को भंडारण प्रदान करता है।
क्लाउड कंप्यूटर की मदद से यूजर अपनी फाइल को ऑनलाइन एकत्रित कलेक्ट कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर इंटरनेट की मदद से। लेकिन इसमें एक खास बात है कि आपको इसमें इंटरनेट से जुड़ा होना पड़ेगा, यानी इंटरनेट से डेटा जाना है तो भी इंटरनेट देंगे, डाउनलोड करना है तो भी इंटरनेट। तो लेकिन इससे विश्व पूरे वर्ल्ड में हम अपना डेटा कहीं से भी कहीं रख सकते हैं और कहीं से भी उसे रिट्रीव कर सकते हैं, किसी भी कोने तक पहुंचा सकते हैं। क्लाउड भंडारण के माध्यम से हम अपने सभी आंकड़ों को ऑनलाइन सर्वर में सुरक्षित रखते हैं, अपनी ज़रूरत के अनुसार जब चाहें उपयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ फ्री में भी होता है और कुछ इसका चार्जेस देने होते हैं। जैसे कि अगर हम गूगल की बात करें, गूगल ड्राइव पे हमने जो डेटा रखा तो एक लिमिट तक वो फ्री में देता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा रखना है तो आपको उसके लिए रेंट देना होगा, उसके लिए आपको पैसा देना होगा। तो क्लाउड की बात करें तो क्लाउड भी आजकल पूरे वर्ल्ड में काफ़ी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आप डायग्राम देख रहे हैं क्लाउड स्टोरेज का, कि देखिए क्लाउड का मतलब ऐसा नहीं कि बादल, क्लाउड का मतलब है कि चूंकि क्लाउड से बादल कहीं फिक्स नहीं होते, इसी तरह ये डेटा आपका जो सर्वर है दुनिया के किसी कोने में रखा जा सकता है, इसलिए इसे बोलते हैं क्लाउड। अब हम बात करते हैं नेटवर्क अटैच स्टोरेज डिवाइस। जैसे कि अगर आपके कंप्यूटर हैं और कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हुए हैं तो जरूरी नहीं कि हम जिस कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं उसी कंप्यूटर पर डेटा स्टोर करें। हम हो सकता है जिस कंप्यूटर पर जुड़े हैं हम दूसरे कंप्यूटर पर स्टोर करें, लेकिन ये कब कर सकते हैं, जब आपका कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हो। तो उसी बात को यहाँ बताया जा रहा है कि हम नेटवर्क भंडारण भी कर सकते हैं। तो नेटवर्क में कंप्यूटर स्टोरेज का दूसरा रूप है नेटवर्क की भंडारण में डेटा को आसानी से एकत्रित, कलेक्ट और साझा, सुरक्षित, सेफ, मतलब वो आप कहाँ पे रखे हैं, ये आप कहाँ पर रखें इस बात का आपको पता होना चाहिए, जिससे आसानी से आप उसे रिट्रीव कर सकें और कोई दूसरा उसे टच न कर सके, तो सेफ किया सकता है। नेटवर्क संलग्न भंडारण में सामान्य रूप से कम लो क्षमता होती है। इसके द्वारा व्यापार बिजनेस में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को साझा या शेयर करने में, जैसे टैली है, टैली पे हम उसको शेयर कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी काम कर सकते हैं, करने में उपयोग किया जाता है। नेटवर्क संलग्न भंडारण सामान्य नेटवर्क को सर्वर से जोड़ता है, जिसका कार्य भंडारण यानी कैपेसिटी उपलब्ध अवेलेबल कराना होता है, यानी जो भी काम होगा उसमें नेटवर्क पर होगा, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा चूंकि नेटवर्क की बात होती है तो नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, तो और अच्छा होना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेटवर्क किस प्रकार से काम कर रहा है। अब इसको समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा सर्वर है, सर्वर क्या होता है इस बात को समझिए। सर्वर कुछ खास नहीं है, सर्वर कंप्यूटर ही है। सर्वर वो कंप्यूटर होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक। उसके बाद सर्वर लैन क्या है, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, जहां पर भी आप कोई छोटा सा एक शेयर करते हैं, 10 या 20 या करीब 200 तक का कंप्यूटर भी एक साथ आप जोड़ते हैं तो वो आपका लैन भी कहलाता है। किसी एक बिल्डिंग में आप जो भी नेटवर्किंग करते हैं वो लैन लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो ये आपका लैन है, ये आपके सिस्टम्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक मिड पॉइंट है, ठीक। ये नेटवर्क अटैच स्टोरेज, ठीक है। नेटवर्क मतलब वो स्टोरेज है और सारे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो अब ये नेटवर्क अटैच सर्वर के माध्यम से इस पर्टिकुलर स्टोरेज एरिया को स्टोर कर सकता है, ठीक है। ये आप मैनेज करेगा इसको। इसमें हम इसको प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं। प्रोटेक्शन मतलब कि जो भी सिस्टम है उसको कोई हैक ना कर सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं परीक्षा से रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। परीक्षा तथ्य सार, परीक्षा में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अक्सर पूछी जाती हैं, हम उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि पूछा जाता है कि पिक्सल होते हैं, ये पिक्सल तो अक्सर क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। तो पिक्सल पिक्चर का सबसे छोटा भाग, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पिक्चर एलिमेंट, ठीक। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ पिक्चर इज नोन एज अ पिक्सल, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं EEPROM। तो EEPROM का उदाहरण क्या हो सकता है, इसका उदाहरण है फ्लैश मेमोरी। अब बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे भी
कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे भी माइक्रोचिप। आगे बात करते हैं, ऐसी युक्ति या डिवाइस जो कंप्यूटर में बाहर से जोड़ी जाती हो उसे क्या कहते हैं? बाहर से जोड़ा जाता हो उसे कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल का मतलब ही होता है बाहर। एएलयू भाग है, किसका भाग है? सीपीयू का। हम सभी जानते हैं सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर के भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है। नर्व सिस्टम कहा जाता है। किसको नर्व सिस्टम कहते हैं? तो हम जान सकते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट को नर्व सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, आगे कुछ हम और देखते हैं। नेक्स्ट है सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित करता है। सिग्नल को कौन नियंत्रित करता है? तो हम सभी लोग जानते हैं कंट्रोल नियंत्रित करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। कंप्यूटर के प्रत्येक प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को कहा जाता है मदरबोर्ड। हम सभी लोग जानते हैं मदरबोर्ड ही वह बोर्ड है जहां सारे कंपोनेंट जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच सूचनाओं यानी इंफॉर्मेशन के माध्यम से संचारण करता है, तो वो क्या है? बेसिस। आगे है किसी भी कंप्यूटर का बैकबोन होता है। किसी भी कंप्यूटर का बैकबोन मदरबोर्ड। अगर मदरबोर्ड नाम ही है मदरबोर्ड में ही सारे कनेक्टिविटी जुड़े रहते हैं। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? सिस्टम बस। सिस्टम बस की मदद से इसको जोड़ा जाता है। आगे कंप्यूटिंग में एक मदरबोर्ड की बनावट और आकार को दिया गया शब्द क्या है? उसको बोलते हैं फॉर्म फैक्टर। क्या बोलते हैं उसको? फॉर्म फैक्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना चाहिए। कंप्यूटर केवल मशीन भाषा, हमने जिताया कंप्यूटर केवल मशीन भाषा 0 और 1 को ही समझता है, उपयोग करता है। मशीन भाषा कंप्यूटर की मूल भाषा है, बेसिक भाषा है, जिसे कंप्यूटर सीधे डायरेक्ट समझ लेता है। जैसे कि अगर हम हिंदी जानते हैं तो कोई हिंदी बोलेगा तो हम डायरेक्ट समझ लेंगे, लेकिन अगर हम कोई जापानीज बोलेगा, कोई इंग्लिश, कोई दूसरी लैंग्वेज से बात करेगा, तब हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें उसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा। सेम उसी प्रकार कंप्यूटर के साथ भी है। कंप्यूटर अगर आपने उसे मशीन भाषा में लिखा तो डायरेक्ट समझ लेगा। मशीन भाषा की बात करें, यानी इसे चूंकि 0 और 1 होता है इसलिए इसे बाइनरी कहते हैं। और एक बाइनरी अंक कंप्यूटर की स्मृति मेमोरी 1 बिट की जगह स्पेस लेता है। एक बाइनरी 1 बिट का स्पेस लेता है। बिट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी अगर मेजरमेंट यूनिट की बात करें तो बिट जो है सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो हमने स्मृति के बारे में पढ़ा कि स्मृति मेमोरी यूनिट क्या है। अब हम पढ़ेंगे यूनिट कंप्यूटर की इकाइयां। तो कंप्यूटर की इकाई करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी लोग को पता होना चाहिए, जनरली पता भी है। 1 बिट की बात करें तो 1 बिट में 0 होगा या 1 होगा। 4 बिट की बात करें, निब्बल, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है निब्बल क्या होता है, तो 1 निब्बल इज इक्वल टू 4 बिट। उसके बाद बात करते हैं 2 निब्बल मिलके 1 बाइट बनाते हैं। 8 बिट से आपका 1 बाइट बनता है। और 1024 1024 बाइट से मिलकर 1 किलो बाइट बनता है, जिसको केबी भी कहते हैं। और 1024 किलो बाइट से मिलकर 1 मेगाबाइट या एमबी भी बोलते हैं। 1024 मेगाबाइट से मिलकर 1 गीगाबाइट या जिसे जीबी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट जिसे टीबी कहते हैं। और 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट जिसे पीबी कहते हैं। 1024 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1 एक्साबाइट जिसे ईबी कहते हैं। और 1024 एक्साबाइट इज इक्वल टू 1 जेटाबाइट जिसे जेडबी कहते हैं।
और 1024 जेटाबाइट इज इक्वल टू 1 योटाबाइट, जिसे वाई भी कहते हैं, और 1024 योटाबाइट इज इक्वल टू 1 ब्रांटोबाइट, जिसे बी भी कहते हैं, और 1024 ब्रांटोबाइट इज इक्वल टू 1 जियोबाइट, जिसे जियो भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को। अच्छा, बहुत याद रखना भी आसान है, क्योंकि आपको 1024 ही याद रखना है, ठीक है। तो इसमें केवल आपको क्रम याद रखना है, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट। तो आपको केवल उसका क्रम याद रखना है, बाकी ये चीज तो 10 से 24 सब में कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।